प्रिय बालक जी, स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप कैसे हैं प्यारे से छोटे बच्चे? और आपके स्कूल के समर्स वेकेशन जो भी चल रहे थे, हॉलीडे चल रहा था, गर्मी की छुट्टी चल रही है और स्कूल आपके थोड़े थोड़े मॉर्निंग्स चल रहे हैं। इसी बीच बच्चों के लिए प्यारा सा लेक्चर आ रहा है ये। और ये आप विषय का नाम सोचिए बच्चों। कभी मैं बच्चों से ऑफलाइन बात करता हूँ कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, बच्चे थोड़ा से कन्फ्यूज होते हैं। और इसका देखिए, इस आपको बुक का नाम है ये हमारी दुनिया। कौन सा बुक है आपका? ये हमारी दुनिया। इसे हम बच्चे जी ज्योग्राफी बोलते हैं, इसे हम भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगोल, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का पहला अध्याय होगा, पहला लेसन होगा, बिहार बोर्ड का होगा। और देखिए, इसमें बात किया गया सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या होता है बच्चे जी? हमारा यानी हम लोग का सौरमंडल यानी सूर्य का मंडल। यानी इस बात करें तो यहाँ पर कुछ आप इसको थोड़ा डिटेल में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा ये जो सौरमंडल है। तो कुछ लोग गए हैं तारामंडल देखने के लिए, पिताजी गोविंद के माता पिता सब लोग पूरे फैमिली के साथ में गए हैं घूमने के लिए। और जैसे वो जाते हैं तो उन्हें सूर्य में उनके परिवार का चित्र दिखाते हैं। सूर्य होता है और उसके सूर्य के परिवार। सर, हम लोग का ही परिवार होता है? हाँ, सूर्य का ही परिवार होता है। हाँ, सौरमंडल मतलब ही सूर्य के प्रकार, सूर्य के परिवार। देखो, हमारा जैसे अपना परिवार होता है उसी प्रकार सूर्य के भी अपने स्वयं के परिवार होते हैं, उसके अपने फैमिली होता है, सन फैमिली होता है। और सन फैमिली में जो होता है बच्चे जी, उसमें कुछ स्वयं सूर्य होता ही है, कुछ ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होता है, कुछ क्षुद्र ग्रह होता है, इत्यादि होते हैं। ठीक है, इतने उसके सूर्य के फैमिली में होते हैं। अब जो सूर्य की फैमिली है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए कौन कौन है उसमें। तो देखिए, जब भी बच्ची थी, गोल छत से नीचे लगी कुर्सी पर वे लोग बैठे थे। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज़, जो भी उसमें अनाउंस करने वाला था उसने अनाउंस किया कि आपका तारामंडल में स्वागत है। ठीक है, हम थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे बच्चे जी जिसमें कि आपकी महत्वपूर्ण बिंदु आपको मिल जाए। तो इसमें जब बोला गया उद्घोषक के द्वारा कि सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया होता है यानी उसका मुख्य सबसे बड़ा परिवार का सबसे ऊंचा व्यक्ति वो सूर्य है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है, यह परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यानी बात की जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से प्रकाशित है। जितने इसके परिवार हैं वो सूर्य के लाइट से ही प्रकाशित है, उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। यानी सूर्य के जो लाइट पड़ते हैं, जैसे चंद्रमा को आप देखते हैं, चंद्रमा भी प्रकाशित है सूर्य से। अपना पृथ्वी भी सूर्य का ही परिवार है। पृथ्वी भी देखो अभी सवेरा होने वाला है तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से क्या, अभी तो लाइट जलाया हूँ लेकिन सुबह होते होते, सूर्योदय होते होते सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी क्या हो जाएगी? प्रकाशित हो जाएगी। चलो, और दूरबीन से अगर बात करता है कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की, देखो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है। अगर दूरबीन से देखा जाए तो सूर्य की सतह पर उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, जिसे हम लोग प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वाल, सौर प्रज्वाल कहते हैं। सूर्य की आग की लपटें सौर प्रज्वाल कहलाती हैं। ये नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो, अब हम बात करते हैं जी पृथ्वी के, अगर साइज के बारे में बात की जाए, अगर देखो, अगर हम बात कर लें आपसे छोटे बच्चे, देखो बच्चे, अगर आपसे तुलना की जाए कि हम लोग लगता है ना सूर्य, हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, जो अपना ये हम लोग का जो पृथ्वी है, हम लोग लगता है बहुत बड़े हैं। जैसे मेरा मानना था, जैसे आपके एज में है, आप छोटे बच्चे हैं, मैं भी ऐसा ही मानता था। और हम तो ये भी मानते थे कि हम लोग यहीं पर हैं, सूर्य इधर जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरब से पश्चिम जा रहा है। लेकिन जब बड़े हुए, आप जैसे थोड़ा सा छोटे बच्चे, आप जैसे आपके एज में आए, थोड़ा सा किताबों तक पढ़ा गया, थोड़ी थोड़ी ज्ञान मिला। आपको भी इस चैप्टर के पढ़ के बहुत अच्छी ज्ञान मिलेगा। देखो, ये अगर मान लो कि एक बॉल है, क्रिकेट गेंद है, ये क्या है? क्रिकेट गेंद है, ये क्रिकेट का गेंद है। तो क्रिकेट गेंद को हम क्या बोल रहे हैं? सूर्य। क्या बोल रहे हैं? सूर्य। तो जो हम जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग का पृथ्वी क्या हो गया? ये साइज़ क्या है? ये सरसों का दाना देखते हो? सरसों का दाना जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों राई बोलते हैं उसके साइज़ क्या है ये? अब अनुमान लगा लो कि धरती कितनी छोटी है, सूर्य कितना बड़ा है। फिर भी हमें क्या फील होता है बच्चा जी? हम लोग को तो ये फील होता है कि हम लोग बहुत बड़े हैं, सूर्य छोटा है, तारे छोटे हैं, ग्रह छोटा है, ऐसी चंद्रमा छोटा है, ऐसा ऐसा फील होता है। चलो, अब उनका परिचय किया जाए। जो ग्रह हैं, ग्रह मतलब क्या है? ये भी सौर का परिवार है, सूर्य के परिवार है। सूर्य के बारे में तो पढ़ लिया गया। चलो, सूर्य से थोड़ी दूर पर एक और गोला उभरा है जो सूर्य से छोटा था। गोविंद के पिताजी मतलब बात कर रहे थे आपस में, क्या है? सूर्य से जो थोड़ी दूर पर था। और इतने कुछ गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य के बहुत सारे गोले थे जो सूर्य के चारों ओर क्या रहे? चक्कर लगा रहे थे। ये गोले 8 थे।
अर्थात जो हम जिस ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। सौर परिवार के सदस्य कहलाते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। वे गोले जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या 8 है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। इनमें प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर तीर के निशान से बताया गया, उद्घोषक ने बताया कि सभी ग्रहों को तीर के चिन्ह से बारी बारी सभी ग्रहों को जानने लगा, सभी को बारी बारी एक एक करके पहचान होने लगा। उद्घोषक ने बताया जो पहला ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, यानी सूर्य के करीब में हम लोग 3 नंबर पे आते हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक प्लूटो भी ग्रह था लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है। उद्घोषक ने कहा, पुनः बताया कि भाई जिस गोले को दिखा रहा था कि वह सूर्य के सबसे निकट था वो बुध है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है, इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। तीर का निशान एक लाल गोले को इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल है, लेकिन इसका रंग लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह, तो मंगल को लाल ग्रह भी कहता है। तो ये कुछ आपके सौर परिवार के डायग्राम हैं। अपने जब भी नोट्स बनाइएगा तो एक क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर बनाइएगा, सारे को दिखाइएगा जरूर, ठीक है। आप कहो तो इसको मैं थोड़ा अच्छे कलर में दिखा सकता हूँ। और अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य करीब में बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति। और अब शनि का डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, इसमें गोल गोल दिख रहा है ना शनि में ही वाला, तो ये जो राउंड दिख रहा है छल्ला है। तो एक ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ले होते हैं, बाकी सब एक जैसे हैं, ठीक है। ये ग्रह आपका मैंने आपको दिखाया था थोड़ा इंटरनेट से, आपके बुक में दिया गया ये वाला डायग्राम। तो आपने जितना आपने क्या क्या पढ़ लिए, चलो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चा जी थोड़ा सा, जहाँ तक पढ़ा है इसको थोड़ा नोट्स बना लेते हैं जल्दी से एक बार, ताकि आप कुछ पढ़ते भी रहें, कुछ लिखते भी रहें, तो आपको पढ़ने में आपका अच्छा सा लगे। चलो ये नोट्स आप बना लें। फिर अपना टॉपिक क्या रहेगा? अच्छा, ग्रह के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। बुध के बारे में पढ़ लिया, इसमें अधिक चमक होती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गोविंद ने कहा कि गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की दिशा में, ग्रहों की घूमने की दिशा में उल्टा भी मतलब कुछ दिशा तो कुछ ग्रह जो हैं एक दिशा में घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। आपके बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तभी उद्घोषक ने कहा सूर्य का चक्कर लगाते हैं, शनि के चारों ओर एक छल्ला दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। कहा तो प्लूटो भी ग्रह था, देखो प्लूटो को हम ग्रह मानते थे, प्लूटो के, लेकिन अभी जो भी उसको मानने वाले हैं उन्होंने बताया कि इसे ग्रह की संख्या से हटा दिए गए। अब प्लूटो ग्रह का अब क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई। प्लूटो ग्रह को अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। आसमान में तारे, चलो अब तारे के बारे में पढ़ लीजिए। स्टार्स क्या होते हैं? तारे आपने रात में अक्सर देखा होगा। चलो कहते कि फिर एक आकाश का बादल खुला, इसमें सूर्य के और ग्रह की जगह तारे भी टिमटिमाने लगे। गोविंद देखकर मतलब दंग रह गया। तभी आवाज़ गूंज उठी, तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों में खुद का प्रकाश होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। चूँकि ये तारे काफ़ी दूर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, फिर कुछ इसके कारण, और दूर बहुत है इसीलिए उनकी लाइट हमारी आंखों तक उतनी ढंग से आती नहीं है, ताकि हमको टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली प्रकाशित हैं। अपने प्रश्न का उत्तर अभी देखो, गोविंद के बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इतने में कुछ तारे सूर्य से भी बड़े, नहीं कुछ तारे जो होते हैं सूर्य से बहुत बड़े होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ बताया गया कि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, लेकिन सूर्य तारा इसलिए नहीं दिखाई देता, सूर्य हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता, सूर्य हमसे थोड़ा नज़दीक है, तारों की अपेक्षा में नज़दीक है। सूर्य नज़दीक नहीं है, सूर्य भी बहुत दूर है क्योंकि हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन तारों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा बड़ा दिखता है। सूर्य के प्रकाश हम तक आने में 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है धरती पर आने में। सूर्योदय हुआ उसका 8 मिनट बाद प्रकाश यहाँ पर आती हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन किया गया है कि प्रकाश की गति ज्ञात करने के लिए सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। चलो इसको देखते हैं थोड़ा। तो देखो सूर्य की जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पता लगे बच्चों कि सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, तो उसकी स्पीड क्या है, प्रकाश की चाल कितनी है? तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। बच्चे 1 किलोमीटर आप समझते हैं? जैसे अब अपने बाज़ार का बता रहा हूँ कि अपने बाज़ार से आप पिपरिया जाते हैं तो ये 1 किलोमीटर होता है, तो 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकेंड में। आप करते हैं 1 2 3 4 ऐसे सेकेंड गिनते हैं, सिर्फ आपके 1 सेकेंड काउंट करते करते सूर्य के प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब सूर्य के प्रकाश के सबसे नज़दीक के आकाश पिंडियों के कुछ नाम का पता लगाइए। इसके नज़दीक के कुछ आकाशीय पिंडों के नाम, तो ये नज़दीक में क्या क्या है अपना,
बुध हो गया और शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। चलो अब पृथ्वी हमारा घर पर लेते हैं जो अपना जब जिस अब अपने ग्रह के बारे में, जिस ग्रह पर हम रहते हैं। सर पृथ्वी एक ग्रह है? बिल्कुल ग्रह है। कैसा ग्रह है? बहुत प्यारा ग्रह है जहाँ पर बहुत सारे गैस हैं, ऑक्सीजन है, जल है। इसीलिए एकमात्र ऐसा है कि जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जीव प्राणी सब कुछ मिलते हैं। बाकी अब जिसकी बात कर रहे हैं ना, सूर्य तो छोड़ दीजिए, चंद्रमा, तारे, अब बुध, जितने ग्रह देख रहे हैं उन पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहीं मिट्टी नहीं है, कहीं पर जल नहीं है, तो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। यहाँ पर सारे गैसेस मौजूद है जितना हम लोग को रिएक्शन के लिए चाहिए। जैसे अपने लाइफ प्रोसेस में CO2, ऑक्सीजन जितने चाहिए सारे गैसेस यहाँ पर अवेलेबल है। और लेकिन अगर जाकर आप यंत्रिक से देखेंगे आप, तो अपनी जो पृथ्वी का रंग है वो नीला दिखता है, क्योंकि देखो यहाँ पर पानी बहुत मात्रा में है। लगभग 71% भाग पर सिर्फ पानी पानी है। और पानी सूर्य के प्रकाश आएगा, ऊपर से देखेंगे आप तो पानी ज़्यादा है, तो पानी के रिफ्लेक्शन ज़्यादा होते हैं, अपवर्तन ज़्यादा होता है, इसीलिए पृथ्वी का रंग अपना नीला दिखता है। ये ग्रह कैसा दिखता है? नीला दिखता है। और एक क्वेश्चन जल की उपलब्धि कर रहे हैं, क्वेश्चन क्लास 10th में जाएंगे अब, तो कब से पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? तो जल की उपलब्धता के कारण, जल पृथ्वी पर जल इतना मात्रा में है, आप समझ 71%। धरातल कितना है? मात्र 29%। बाकी 71% जल है। आप तो बोले नहीं सर, हम तो अपने घर दिख रहे हैं, खेत दिख रहा है, क्षेत्र दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, पानी कहाँ दिख रहा है? बच्चा जी आप कभी समुद्र के पास जाएंगे तो आपको वहाँ एहसास हो जाएगा कि इसके आगे तो दुनिया है ही नहीं, सिर्फ पानी पानी आपको दिखेगा। चलो अब उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ग्रह के बारे में पढ़ लिया, उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रह के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी उपग्रह ग्रह भी उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द गोले पिंड घूम रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, उस तभी लोग ने बोला ये तो चांद है, चांद है, चांद है। अर्थात चांद क्या है? ग्रह नहीं है, चांद एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अच्छा वैसे पृथ्वी परिक्रमा किसकी करती है? सारे ग्रह, यानी हम लोग भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य एक जगह है, हम लोग घूम रहे हैं धरती के साथ साथ, सारे ग्रह घूम रहे हैं। और हम लोग के साथ साथ कौन घूम रहा है? हमारे साथ अपना चंद्रमा घूम रहा है। हम लोग को चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं। कहता कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में देखो चंद्रमा में खुद का प्रकाश तो नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन उसके प्रकाश जो अपने रात में आते हैं 1.25 सेकेंड में पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। एक परिक्रमा यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक बार चक्कर लगाता है तो उसे 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, और इतने ही समय पर वो अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। यानी 27 दिन 8 घंटे में अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग उसका एक ही चेहरा देखते हैं, दूसरा चेहरा नहीं दिख पाते हैं। चंद्रमा पर ना तो जल है नहीं वायु। अभी तो अपने बच्चा ही देखा था कि अपना चंद्रयान 2 गया था, अपने वैज्ञानिक गए थे चंद्रयान लेकर, देखा गया फोटो, वहाँ पर मिट्टी तो बिल्कुल नहीं, गड्ढे गड्ढे है। तो वहाँ पर जीवन ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कैसे जल की बनाया जाए, जल हो वहाँ पर, ताकि वहाँ पर जीवन संभव हो। चंद्रमा दिन में गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश है तो गर्म होता है, सूर्य के प्रकाश नहीं हो सके वहाँ पर तो बहुत ठंडा हो जाता है। इसका धरातल उबरा खबरा है। हाँ ये तो आपने देखा ही था, बहुत उबरा खबरा हुआ है, बहुत ठंडा होता है इसका धरातल। चलो हो गया, यही सब बातें हैं इसमें। और कुछ बात लिखा गया यहाँ पर, कहते हैं देखो कई उपग्रह, धरती कितने उपग्रह, पृथ्वी कितने उपग्रह है? एक, चंद्रमा। लेकिन कहता है कि कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति क्या ग्रह है, इसके कितने उपग्रह हैं? 63। और शनि भी एक ग्रह है, इसके कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह हैं। कहता उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं बिल्कुल। अब ये कुछ बातें आपके लिए लिखी हुई, ये कुछ चांद के आपका फिगर दिखाया गया आपके बुक में, आप देख सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ बात लिखा गया कि ध्यान दिया जाए तो कहा गया सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरा अंधविश्वास से। बिल्कुल हमें अंधविश्वास, हम लोग समझते थे कि सूर्य ही यहाँ से वहाँ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन बाद में हम लोग जो बड़े होते पता चला कि नहीं, सूर्य तो मुखिया है, स्थिर है। हम लोग बाकी सब ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। गोविंद शाहपुर कहा आज मैंने बहुत कुछ बातें सीखी। एक कुछ टेबल दिया गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। देखो एक क्षुद्र ग्रह की बात किया गया है। खगोलविद का मानना है ग्रह के टूटे हुए भाग हैं
जो आकाश में इधर उधर घूमते हैं उसे क्षुद्र ग्रह या सीरस कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह या सीरस कहते हैं। ग्रह के टूटे हुए भाग जो इधर उधर घूमते हैं उसे सीरस या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलो अब बात करते हैं। नोट बताया गया कि हाल ही के अनुसंधान में मतलब खोज में बता दिया कि प्लूटो एक ग्रह नहीं है। प्लूटो को सूची से ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए ग्रह 8 है, नहीं तो ग्रह 9 हो जाते हैं। कभी कभी आकाश से तारे कहते थे, कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए कुछ तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, हम लोग समझते हैं तारा टूट गया है, तारा टूटता नहीं है। वो कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पिंड से टकराते हैं और गिरते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। लेकिन सर उसमें आग जैसा जलता है, उसमें लाइट होता है, क्यों? वो इतना तेज़ गिरता है ना बच्ची की, वायु से घर्षण होता है, हवा से घर्षण करने के साथ उसमें थोड़ा आपको जलन या उसमें आग उत्पन्न दिखती है, प्रकाश। उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता, तो पत्थर के टुकड़े हैं। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा, लेकिन आकाशगंगा के से पहले कुछ जितना भी पढ़ा आपने उसके थोड़ा नोट्स बना लें आप। यहाँ तक तो आपके हो गए थे। चलो बाकी भाई छोटा क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, आपके जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पढ़ के कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। चलो गुरु तो पढ़ा दिया हूँ, तो गुरु के भी नोट्स आपके बहुत अच्छे से बन जाने चाहिए। सबसे बड़ा चतुर्थ ग्रह कौन है? सीरस है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पर अब जो मैं जगह छोड़ा हूँ, अब ये वाला टेबल बनाएंगे, जो टेबल आपको दिखाया था ना, ये वाला अपने नोट्स में इसको बना लेंगे। बन गया। चलो आगे चलते हैं। उल्का पिंड के बारे में पढ़ा था, उल्का पिंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलो अब उसके बाद तो हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। चलो आकाशगंगा गैलेक्सी, इसे गैलेक्सी बुलाया जाता है। कहते इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? तो देखो, खुले आकाश में कहीं कहीं पर रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों के फैली हुई सफ़ेद चौड़ी पट्टी चमकदार दिखाई देती है। इसे कल्पना में आकाश के प्रकाश की बहती नदी की तरह की गई है, इसीलिए इसे आकाशगंगा कहा जाता है। लगता है कि बहती हुई नदी है प्रकाश की, इसीलिए इसे आकाशगंगा कह दिया गया, या तारों की नदी कह दिया गया। सप्तर्षि तारों का समूह, 7 तारों का समूह तो सप्तर्षि होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? ऋतु, देखो अपने जो भी ऋषि महर्षि थे उनके नाम पर पहले माना गया था, भारतीय विद्वानों ने इसका नाम रखा था 7 तारों का नाम। और ये क्या बताते हैं? ये उत्तर दिशा में होते हैं, यानी ये उत्तर दिशा को संकेत करते हैं। जहाँ भी होंगे उत्तर दिशा में होंगे, और 7 साथ में होंगे। 7 का नाम क्या होगा भारतीय विद्वानों की दृष्टि से? ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और एवं मरीचि। लेकिन यूनानी में इसे विदेशियों की सबसे क्या माना गया था? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा, देखो ऋतु और पुलह जो भी तारे होंगे इसको मिलाने वाला कोई रेखा होगा, वो रेखा हमेशा उत्तर दिशा को सूचक है, और ये डिनोट करेगा कि ये उत्तर डायरेक्शन है। यहाँ पर उतना देखो, यहाँ पर दिया गया है ये वाला, तो अच्छे से आपको भी देखने रात में 7 तारे के झुंड दिखाई देता है आपको आकाशगंगा। ध्रुव तारा क्या है सर? तो ध्रुव तारा कहता है कि यह एक स्थिर होता है, यह एक स्थिर तारा है जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि विषुवत रेखा पर इसको देखने पर ये ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री पर होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही होगा। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितना डिग्री पर होगा उसका अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, इसीलिए प्राचीन काल में इसे नाविकों समुद्र की दिशा जानने में इसका ज्ञान करवाते थे या उससे ज्ञान लेते थे।
तारों के कई कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच में नजर आता है। ऐसे समूह को हम ऐसे इसे राशि कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यानी तारों का कोई विशेष समूह जो पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, सूर्य विभिन्न तारा के समूह के बीच में नजर आता है, ऐसे हम राशि बोलते हैं। इन राशियों को जो इनके नाम भी आपको दिया गया है, जैसे कि मेरा खुद का विकास नाम है तो मेरा वृष राशि आता है, किसी का मेष राशि आता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये 8 राशि आपकी 12 राशियाँ हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय जिनकी संख्या 27 है। अब बात करते हैं ना बच्चा जी, ये इसका हम बात करें नक्षत्र। नक्षत्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नक्षत्र होते हैं 27। ये तारों का एक विशेष समुदाय होता है। और कहते सूर्य कहते 27 होते हैं। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान, जब भी चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चांद क्या है? उपग्रह है पृथ्वी का, यही परिक्रमा करेगा तो उसको इन 27 ग्रहों में से किसी एक नेक से के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं। पहला 27 का नाम दिया है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवस, पुष्य, अश्लेषा, माघ फागुन, अपना नहीं देते माघ फागुन, उत्तरा फागुन, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, वैशाख, वैशाख, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, इनासार, उत्तराषाढ़, श्रवण, यानी सावन, घनिष्ठा, सदस्या, पूर्व भाद्रा, उत्तर भाद्रा एवं रेवती। ये 27 क्या है? नक्षत्र हैं। और 12 क्या है बच्चे जी आपके? 12 आपकी राशियाँ हैं। पृथ्वी में इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों को पार करने में लगता है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन पार करता है। इसीलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिनों की होती है, क्योंकि पृथ्वी को पार करने में 14 दिन लग जाता है। और इस तरह से बच्चा जी ये अपना चैप्टर होता है फिनिश। और ये रहे कुछ प्रश्न सर, बहुत ईजी हो जाएंगे। चलो पहले तो बच्चों इसके प्यारे से नोट्स बना लें, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। मैं सारे टॉपिक आपको एक बार एक्सप्लेन करके निकल चुका हूँ और बच्चे मेरे प्यारे से खूबसूरत सा नोट्स बना लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, सारे चैप्टर को मक्खन के साथ दौड़ेंगे। सिर्फ आपका सवाल ये होगा सर बाकी विषय के नोट्स मिल जाएंगे बच्चा जी। अगर आपसे प्रॉमिस किया गया है तो आपका सिलेबस आपके टाइम पर जरूर फिनिश किया जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी अपनी। और ये फ्री है यूट्यूब पर, तो ज़रूर इसको थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के साथ में। इस तरह से आपके चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गए थे। अच्छे से पढ़ने को लिखवा देंगे तो आपके बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर थे इसको भी हम करा देते हैं। ऐसे आप खुद से कर सकते हैं। इतने डिटेल में आपने पढ़ लिया है ना, एक बार खुद से ही बुक जरूर रीडिंग कीजिएगा आराम से। नोट्स बनाने के बाद मुझे तो लगता है कि नोट्स बनाते बनाते ही आपको सब याद हो जाएगा, अगर प्यार से ध्यान से नोट्स को आप कर रहे हैं तो। ये सारे प्रश्न हैं जिसके आंसर आप खुद से देना चाहिए आपको, और खुद से दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी नोट्स इसलिए दिखाते हैं बच्चों को ताकि बच्चे अब चलो थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो प्यारे बच्चे को। अब देखिए मैंने एक यहाँ क्वेश्चन छोड़ा है आकाश गंगा, अभी थोड़ी देर पहले नोट्स में लिखवा दिया हूँ पीछे, तो वहाँ से आप जरूर इसको लिख लीजिएगा कि आकाश गंगा क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था यहाँ पर आकाश गंगा के बारे में, वही टॉपिक आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके काम हो जाएंगे, या वहाँ से आप याद रख सकते हैं आकाश गंगा के बारे में। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे तो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया। इसके कौन सा 6 नंबर प्रश्न किया है? अच्छा हाँ, आपके बच्चे यहाँ पर खेल दिया गया 6 नंबर, 5 तो हो गया आपका। चलो ये देखिए 5 के सारे क्वेश्चन हो गए। 6 में क्या दिया गया है? आप इनसे नाम बनाइए, क्या क्या नाम बना सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने पहले से कह रहा है बुध बना दिया है, शुक्र बना दिया है, सूर्य बना दिया है। आप आकाशीय पिंडियों के नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर मैंने सबके जो भी नाम बन रहे थे यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप उसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, ये बन रहा है। चलो ठीक है। अब कुछ अतिरिक्त कंटेंट है जो मैं आपको सीबीएसई बोर्ड से लाया हूँ, तो थोड़ा जरूर पर अपने पढ़ते हैं। पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये कुछ टॉपिक हैं, आप इसको भी नोट करेंगे। इसमें कंटेंट और थोड़ा आएगा, अगले लेक्चर में आएगा, क्योंकि अवतारा क्या होता है इस सब के बारे में था, और कंटेंट इधर से आएगा। मैं अभी इसको पूरा नहीं कहता हूँ कि लेक्चर में पूरा हो गया है, बिहार बोर्ड के हिसाब से पूरा हो गया, लेकिन आपको मैं थोड़ा इतना डिटेल में लेके चलूँगा ताकि मेरे प्यारे बच्चे जब बड़े हो जाए तो आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ से लेक्चर 2 आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।